हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ओम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। दिस इज सेकेंड वीडियो। ओम्स लॉ जो है वो जर्मन के एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। उन्होंने दिया उन्होंने करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डेवलप किया, एक रिलेशन एक्सप्लेन किया जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक मेटेलिक वायर है और उस मेटेलिक वायर के एंड पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट उस वायर के अंदर फ्लो करता है। कब? जब फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी, लाइक टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। अगर ये सब सेम है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये उन्होंने कहा। इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। V is directly proportional to I. Here V is potential and I is current. When we remove this proportion sign, we get a constant term, that is R. Here R is resistance constant. इसको हम रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है। V इक्वल्स टू आई आर। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। इसी चीज को इन्होंने वेरीफाई भी किया। जब हम रेजिस्टेंस यहाँ से सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल होता है पोटेंशियल पर यूनिट करंट के। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किए, कुछ सेल लिए और उन सेल्स को इन्होंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। और यहाँ पे इन्होंने एक रेजिस्टेंस लिया एंड एक एमीटर लिया। एमीटर का यूज किया जाता है करंट की डायरेक्शन, करंट को डिनोट करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने एक की लगा दी इस तरीके से, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। एंड रेजिस्टेंस के साथ इन्होंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ये दो एंड पॉइंट हो जाएंगे इसके, एक्स एंड वाई। करंट इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेगा। यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा एंड एट दिस एंड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पोटेंशियल यहाँ पे सभी क्या ले रहे हैं? सेम V। तो इन्होंने एक टेबल बनाई। इन्होंने पहले एक सेल को कनेक्ट किया इस सर्किट के साथ, लाइक दिस। फिर उसके बाद सेकेंड सेल को कनेक्ट किया लाइक दिस एंड देन थर्ड सेल को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम सिर्फ एक सेल यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू है वो आ रही है 0.5 एंड पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं 1.5। यहाँ से इन्होंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया V अपॉन I फॉर्मूला से। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 3 है। जब दो सेल इन्होंने कनेक्ट किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हम यहाँ पे नाइक्रोम की वायर यूज कर रहे हैं, ये जो एक्स और वाई एंड पॉइंट के बीच में हमने लिए, ये एक नाइक्रोम की वायर ली है। इस वायर के अंदर करंट इंक्रीज हो गया है और करंट हो गया है 1.0। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है। दो सेल लिए हैं, एक सेल का पोटेंशियल 1.5 है तो दो का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें मिला 3। देन उसके बाद जब थर्ड सेल को कनेक्ट कर रहा है, तीन सेल कनेक्ट किए, तो करंट और इंक्रीज हो गया 1.5 एंड पोटेंशियल यहाँ पे हो गया 4.5। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या है? 3। तो तीनों कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस क्या है? 3 है। रेजिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है। और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो नाइक्रोम की वायर लिए, नाइक्रोम अलॉय होता है। नाइक्रोम निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल से मिलके बना होता है। ठीक है। नाइक्रोम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। इसके बारे में हम लेटर
स्टडी करेंगे। इसी चीज को इन्होंने ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया। ग्राफिकली इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ग्राफ लिया between V and I, V potential difference and I is current। यहाँ पे इन्होंने वैल्यू ली 0.5, then 1, 1.5 and 2, या ये करंट के लिए है। देन पोटेंशियल के लिए इन्होंने यहाँ पे वैल्यू ली 1.5, 3 एंड देन उसके बाद 4.5 एंड 6। फर्स्ट वैल्यू करंट की 0.5 एंड पोटेंशियल की 1.5, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें। सेकेंड केस में जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट इज 1 एंड पोटेंशियल इज 3, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा इस पॉइंट पे। नेक्स्ट जब हम वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट इज 1.5 एंड पोटेंशियल इज 1.4.5, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। जब हम इसको ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट को। यहाँ इसका मतलब अगर हम यहाँ पे करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, देन करंट को और इंक्रीज किया पोटेंशियल और इंक्रीज हो गया, करंट को और इंक्रीज किया पोटेंशियल और इंक्रीज हो गया। तो ये जो रिलेशन है स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज को मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया एंड ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया। अब इसी में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। जब आप इसके डेफिनेशन लिखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इट स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। ठीक है, और व्हेन टेम्परेचर रिमेन सेम, ये भी आप लिख सकते हो, दैट इज ohm's law। आगे देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ये होता है। Here V is potential, I is current and R is resistance constant। अगर हमें रेजिस्टेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करती है, रोकती है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट हम इसके लिए यूज करते हैं ओम, साइंटिस्ट के सरनेम से ही है, और इसका सिंबल ये होता है। अगर हमें 1 ओम को डिफाइन करना है तो पोटेंशियल के लिए होता है वोल्ट यूनिट एंड करंट के लिए होता है एम्पियर। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट between two terminals and current कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, दैट इज नोन एज 1 ओम। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज 1 एम्पियर, दैट इज नोन एज 1 ओम। ये 1 ओम की डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो, इलेक्ट्रिक सिंबल में हमने डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम ली है तो वो वैल्यू 5 ही रहेगी, उसको हम वेरी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, एंड हमने एक और टर्म डिस्कस की थी, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है जो वेरी हो रहा है उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रियोस्टैट। मीन्स जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम सिंबल कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, लाइक दिस वेरिएबल के लिए, एंड रियोस्टेट के लिए हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। जब जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है, या उस वैल्यू को हम रेगुलेट करते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। इसके लिए हम एक करंट कंट्रोलर कंपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ था। अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में ओम्स लॉ से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, देन उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिखना है। आफ्टर दैट आप ग्राफ वहां पे ड्रॉ करोगे V एंड I के लिए, एंड अगर 3 मार्क्स में है तो रेजिस्टेंस की टर्म को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे दिया है,
V और I के बीच में। ये A कंपोनेंट के लिए एंड दिस इज फॉर B कंपोनेंट। I एंड V के लिए आपको ग्राफ दे दिया है। यहाँ पे A और B दोनों की लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वायर का वो डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। मोर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे बताना है, विच वायर हैव मोर रेजिस्टेंस, A और B। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं V अपॉन आई। R is inversely proportional to I. If I is increases, then R will be decreases. If I is decreases, then R will be increases. अगर हम A पॉइंट पे चेक करते हैं तो करंट हमें इस पोजीशन पे मिलेगा, एंड अगर हम बी पॉइंट पे चेक करते हैं तो करंट हमें इस पोजीशन पे मिल रहा है। तो बी पॉइंट पे करंट क्या होगा, ज्यादा। जब करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा उस कंडीशन में, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। क्वेश्चन में आपसे पूछा विच हैज मोर रेजिस्टेंस, तो आंसर इज ए। रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज current of A is less as comparison to B wire. ये ग्राफिकल क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल इस तरीके से आ जाए। आपको क्वेश्चन में बोला जाए how much current an electric bulb will draw from a 220 volt source। एक आपको 220 वोल्ट सोर्स दे दिया है, उससे हम कितना करंट सर्किट से निकालेंगे if the resistance of bulb filament is 1200 ohm। अगर बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस 1200 है तो सर्किट से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। तो I के लिए यूज किया जाएगा V अपॉन R। अब देखो यहाँ हमें क्वेश्चन में I पूछा है, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि I करंट है और करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं चार्ज अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें टर्म दी है वो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की फॉर्म में दी है। जब आपको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की फॉर्म में टर्म मिलेंगी तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। V के लिए हम यूज करेंगे 220 एंड R के लिए यूज करेंगे 1200। इसको जब आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हो तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.18 एम्पियर। इतना करंट सर्किट से ड्रॉ होगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। इफ एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।